गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, समझेंगे। चैप्टर का नाम है शब्द विचार। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शब्द के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे की एक्टिविटी को पहचानते। जैसे मोर बोले, हाथी बोले, कुत्ता बोले, तो उसे समझ में आया ना कि हाँ, मैं किसी जानवर के बारे में बात कर रही हूँ। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अनेक, ठीक है। जैसे कि वर्ण क्या करता है, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। सार्थक मेल से दो वर्ण मिला, जैसे कि गाय, तो ये क्या हुआ, एक शब्द हो गया। हाथी, यह एक सार्थक शब्द हो गया। बंदर, यह भी सार्थक शब्द हो गया। लेकिन अब हम इनको उल्टा कर देते हैं। याग, थीहा, रमो, ठीक है। तो ये क्या सार्थक शब्द हुआ? नहीं हुआ, ये गलत शब्द हो गया, निरर्थक शब्द हो गया। तो हम सार्थक शब्दों एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को ही शब्द बोलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर निरर्थक ध्वनि होगी, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो निरर्थक कहलाएगा, तो हम उसको शब्द नहीं कह सकते। उपयुक्त वर्ण समूहों में गाय, हाथी, मोर, बंदर वर्ण समूह सार्थक ध्वनि के संयोग से बने हैं। इसी से हम पशु पक्षी के रूप में इनकी पहचान कर पाते हैं, ठीक है। परंतु अगर हम इनको उल्टा कर दें, इनके शब्दों को, तो यह केवल ध्वनि हो जाएगी, वर्णों का समूह रह जाएगा, कोई उसका अर्थ नहीं होगा और कोई इसको पहचान भी नहीं पाएगा, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है। ध्यान देने योग्य बात है कि छोटा बच्चा जो है वो किसी चीज़ पे इशारा करता है, किसी चीज़ को देख करके, तब तो आप संकेत के द्वारा समझ जाते हैं कि बच्चा कुछ बोल रहा है। फिर वह दो उन्हीं शब्दों को बोलना शुरू करता है, बड़ों को देखा देखी, ठीक है। जैसे पानी हुआ तो पानी को कुछ बोला, मम बोला, या कुछ भी, बहुत बच्चे अपने अपने अलग अलग एक्टिविटी में दिखाते हैं। तो वह एक एक वर्ण को बोलना शुरू किया और एक वर्ण और दो वर्ण को मिला दिया, तब वह क्या बनाया? सार्थक ध्वनि, सार्थक शब्द बनाया। वह उसको जब उल्टा करके बोलेगा किसी भी चीज़ को, तो इंसान माँ तो समझ जाती है, पर अदर इंसान नहीं समझ पाते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, पता नहीं ये बच्चा क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो वह ध्वनि होगी, वर्ण होगा, ठीक है, लेकिन वह सार्थक शब्द उस बच्चे के मुंह से नहीं निकलेगा। वह सार्थक शब्द तभी माना जाएगा जब वह वही बात बोलेगा जिस पे वह इशारा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है, जिसका कोई अर्थ हो। अब आ गया शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, जैसे कि हम ऊपर आपका समझाए हैं और समझे हैं। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाता है, और सार्थक शब्द प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थक या विलोम शब्द, ठीक है। दूसरा आ गया निरर्थक शब्द। एकार्थी, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, हम एक्सप्लेन छोटा छोटा एक एक लाइन का करेंगे। एकार्थी शब्द जिसका बस एक ही अर्थ निकलता हो, जैसे कि कमल, ठीक है, कमल एक ही होता है, कमल। अनेकार्थी शब्द जैसे कि कल, तो एक कल हो गया, बीता हुआ कल, आने वाला कल,
और दूसरा उसका अर्थ हो जाएगा वो चापाकल जो हम लोग पानी के लिए चलाते हैं, कल बोलते हैं। और एक तीसरा और चौथा अर्थ हो जाएगा कल, यानी कि मशीन, पुर्जा। तो एक कल का कितना अर्थ हो गया, तो वो अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। समानार्थी शब्द अर्थात अर्थ, ठीक है, अर्थ जैसे कि लड़का का बालक। और विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम, लड़का का लड़की। तो ये 4 प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द। अब आ जाइए निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है परंतु बातचीत में प्रायः उसका प्रयोग होता है, वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चूँ चूँ, खट पट, ची ची। आप मम्मी से बोलते हो ना अपने, मम्मी खाना वाना बना कि नहीं बना, पापा चाय वाय मांग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पानी वानी है कि नहीं। तो ये पानी तो सार्थक है, वाणी निरर्थक है। चाय सार्थक है, वाय निरर्थक है। भोजन सार्थक है और भोजन निरर्थक है। पर फिर भी लोग इसको बोल ही देते हैं अपने बोलने के दौरान। तो यह सब कोई अर्थ नहीं है इन निरर्थक शब्दों का, लेकिन इनको हम लोग आदतन बोल देते हैं, पर बोलना नहीं चाहिए। दूसरा आ जाइए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात जन्म के आधार पर, इनका जन्म कैसे, कहाँ, कब हुआ, ठीक है, इसके इस आधार पर देखा जाए तो शब्द का जन्म कहाँ हुआ है, उसका मूल क्या है यानी मुख्य क्या है, तथा उसका संबंध कहाँ से है, यह भाषा कहाँ से आई है, वह शब्द कहाँ से आया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज तथा विदेशज। तत्सम पहला है, ये शब्द मूलतः संस्कृत के हैं। संस्कृत भाषा हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है, तो ये संस्कृत से लिए जाते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, दुग्ध, कण, द्रव्य, अग्नि और पृथ्वी। अब तत्सम शब्दों में से ही तद्भव शब्दों को निकाला गया है, ठीक है। ख नंबर आपका आ गया तद्भव, ठीक है। वे पूर्ण रूप से संस्कृत नहीं होते हैं, पर संस्कृत से लिए गए हैं, उनको हम अपनी सहूलियत के लिए उसका रूपांतर कर दिए। जैसे घृत का घी हो गया, दुग्ध का दूध, उच्च का ऊंचा, अग्नि का आग और पृथ्वी का धरती। इसे हमने अपने सहूलियत के लिए उसका उपयोग मतलब अपने तरीके से किया है, तत्सम शब्द को तद्भव बना दिया। अब आ जाए देशज शब्द। वे शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे देश की विभिन्न बोलियां क्या है, कहीं भोजपुरी, कहीं अवधी, कहीं मराठी, कहीं बंगाली, ठीक है। तो जैसे कि रोटी, सड़क, मिर्च, भोंदू, बिल्ली, सरपट। ऐसे ही हम लोग चूहा होता है तो चूहिया, थैला, बेटी, गाड़ी, ये सब हम लोग बोलने लगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बिहार की भाषा है, ये कहीं और महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह वगैरह कहीं कहीं की चली आती है। तो एक जगह से दूसरे जगह पर ये विख्यात हो गई, तो हम उसे क्या किए, देश की ही भाषा है, देश के अंदर ही है, पर देश के विभिन्न भागों में यह बोलचाल में प्रसिद्ध हो गई। विदेशी भाषा, आगत शब्द। विदेशी क्या हुए थे, हमारे देश में आए थे, अंग्रेज, फ्रेंच, ठीक है, मुग़ल, ये सब हमारे देश में आए थे, ये हमारे देश के निवासी नहीं थे। और जब ये आए तो अपनी भाषा भी लेकर के आ गए, तो इसलिए इन भाषाओं को हम लोग बोलते हैं आगत शब्द। हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आ गए हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी से क्या लिए हम लोग, स्कूल। स्कूल हमारी भाषा नहीं है, हम लोग की भाषा विद्यालय है। बस, सिनेमा, कोर्ट, टिकट, टायर, स्टेशन, ये सब अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश भाषा है। अरबी से आ गया औलाद, मौलवी, फ़कीर, तारीख और मालिक, ये सब अरबी यानी अरब देश से आया है। वहाँ के लोग आए और हम लोग भी उनका देखा देखी बोलने लगे। फ़ारसी, बादाम, फौज, तख्त, चपरासी, यह फ़ारसी शब्द हैं, ठीक है, जो फ़ारस देश से आए हैं आपके, और लगभग उर्दू फ़ारसी हम लोग बोलते हैं ना, उसी का रूपांतर है। चीनी यानी कि चीन से, चाय, लीची, तूफ़ान,
पटाखा, ये सब चीनी भाषा है आपकी। अब आइए 3 नंबर पे रचना के आधार पर वर्गीकरण। रचना के आधार पर वर्गीकरण होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनको खंड करोगे, अलग करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे रोटी, मेज, फल, बकरी। अब आप रोटी को अलग कर दो, रो अलग लिख दो, टी अलग लिख दो, कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो ये कौन से शब्द हैं? रूढ़ शब्द। अब आ जाओ यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, जैसे कि बैलगाड़ी, रसोई घर और रिक्शा वाला, ठीक है, जलयान। आप इनको अलग करोगे इन 2-2 शब्दों को तो भी सार्थक शब्द ही निकलेगा। जैसे बैलगाड़ी तो बैल और गाड़ी, तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द। रसोई घर यानी कि रसोई घर, खाना जहाँ बनता है, रसोई घर। रिक्शा वाला, रिक्शा एक यंत्र, एक जगह, मतलब एक वस्तु का नाम है, एक चीज़ का नाम है, उसको चलाने वाला रिक्शा वाला। मिठाई वाला, दूध वाला, ऐसे शब्द आते हैं। अब आ जाइए योग रूढ़ शब्द। तो जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ये यौगिक होंगे पर इनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। जैसे कि निशाचर, ठीक है, तो निशाचर का एक अलग अर्थ हो गया, रात में घूमने वाला हो गया, लेकिन यह इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, राक्षस। ठीक है, रात में घूमने वाला सामान्य है पर ये किसके लिए प्रयोग होगा? एक राक्षस के लिए। नेक्स्ट है पंकज, ठीक है, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो ये विशेष अर्थ आ गया। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण 2 होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कमियां होती हैं, इन्हें समय, लिंग, स्थान आदि के कारण बदले भी जा सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, ठीक है, इसमें परिवर्तन भी नहीं होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आप लोग इसको बार बार समझिएगा, ठीक है, और इसका जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।